नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। आज से हम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पढ़ेंगे। आपको पता है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, हर एग्जाम में देखेंगे आप तो इस समय काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है जेईई वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इससे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 3 टर्म्स हैं इसमें, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। एस्टिमेशन क्या होता है? आप कोई भी प्रोजेक्ट है आपके पास, कोई भी कंस्ट्रक्शन करना है या कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिला, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे आप? उसमें जितनी भी सामग्री यूज होनी है, जितने भी मटेरियल्स यूज होने हैं, जितने लेबर यूज होने हैं आपके, ठीक है, ऐसे रिलेटेड जितनी भी चीजें उसमें यूज होंगी, उन सब चीजों का आकलन करना, पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, एस्टिमेशन जो होता है आपका, एक्चुअली में होता है प्रोबेबल जो है होता है, मतलब क्या आप कह सकते हैं, प्रायिकता जिसको आप बोलते हैं ना, मतलब एक जो है अनुमानित होता है। ठीक है, अनुमानित कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज है कि जो चीजें आपके एस्टिमेशन में यूज हो रही हैं, मटेरियल्स हो गए, लेबर्स हो गए, टूल्स हो गए, मतलब जो भी चीजें यूज होंगी उनका पूर्वानुमान लगाना, वो आपका एस्टिमेशन कहलाता है। कॉस्टिंग क्या हुआ कि जितने भी मटेरियल लगे, ठीक है, उससे जो है बिल्डिंग को बनाने में या रोड को बनाने में या भी कोई भी संरचना को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, उसका जो है आकलन करना क्या कहलाता है? कॉस्टिंग। ठीक है, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग हम लोग जो है दोनों साथ में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। आपका जो है प्रोजेक्ट बन गया, आपकी संरचना बन गई। अब संरचना के 10 साल 15 साल या उसकी आयु के बीच में कभी भी वर्तमान स्थिति में उसकी जो है वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, वर्तमान स्थिति में उसका क्या मूल्य है, ठीक है, बाजार के अकॉर्डिंग या फिर उस एरिया के अकॉर्डिंग या फिर आपके अकॉर्डिंग। जैसे आप क्या कभी कभी क्या होता है कि आपकी मजबूरी होती है, तो आप उस एरिया के अकॉर्डिंग कम दाम में आप बेच देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें वैल्यूएशन को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वैल्यूएशन आपको समझ में आना, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं एस्टिमेटिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन सिविल वर्क। ठीक है, एस्टिमेट जो है एस्टिमेशन है उसका सिविल वर्क में क्या जो है इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो बात करते हैं। देखिए जब आप एस्टिमेटिंग करते हैं, ठीक है, जब भी आप एस्टिमेशन करते हैं तो क्यों करते हैं? देखिए जब आप मान लीजिए कोई संरचना बनाने जा रहे हैं, ठीक है, कोई संरचना बनाने जा रहे हैं, आपके पास केवल जो है मान लीजिए 5 लाख रुपए है। ठीक है, 5 लाख रुपए है आपके पास, आपने संरचना बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ना आपने उसका मटेरियल निकाला है, ना कुछ, ना लेबर चार्ज, ना मिस्त्री का चार्ज, ना ही जो है मटेरियल के कन्वेंस का चार्ज, कुछ भी आपने नहीं जोड़ा है। आप बनाना शुरू कर दिए, पता चला आपका आधा स्ट्रक्चर बना और ये पैसा खत्म हो गया। आपका आधा स्ट्रक्चर बना, ये पैसा खत्म हो गया। अब तो आप जो है अपना पुराना घर भी तोड़वा चुके थे, सोचे थे नए घर में रहेंगे, 5 लाख रुपए का बनवा के पुराना घर तोड़वा दिए, उसकी जगह पे नया घर बनवा रहे हैं। नया घर बनते बनते आधा बना, पैसा खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास पहले से इसके बारे में नॉलेज नहीं था, आपके पास पहले से इसका कोई पूर्वानुमान नहीं था कि हमारे इस संरचना में कितना खर्च आने वाला है, तो आप फंस गए ना। इसीलिए जो है एस्टिमेशन जो है करना जरूरी होता है। ठीक, एस्टिमेट करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको जो है जब तक पूरा पूर्वानुमान नहीं होगा किसी जो संरचना के बारे में कि आपको इतना खर्चा करना है, इतना जो भी है, ठीक है, इतने मटेरियल्स लगेंगे, आप मटेरियल ला रहे हैं, बार बार कम पड़ जा रहा है। ठीक है, आप एस्टिमेशन नहीं करेंगे, आपको अच्छा से नॉलेज नहीं है एस्टिमेटिंग का, तो आप किसी से अपना घर जो है ठेके पे दे देंगे कि किसी ठेकेदार को कहेंगे कि आप हमारा घर बना दीजिए, वो आपसे अपनी मनचाही कीमत लेगा, आप दे देंगे। ठीक है, लेकिन जब आप एस्टिमेटिंग करेंगे, आपका एस्टिमेशन होगा आपके पास उस जो है प्रोजेक्ट का, तो आप क्या करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग, उस एस्टिमेटिंग के अकॉर्डिंग उसको पैसा देंगे। ठीक है, तो वहां पे आप जो है इकोनॉमिकल रह जाएंगे, आप जो है फिजूल खर्ची से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो एस्टिमेट की परिभाषा कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो ठीक है, तो प्रोबेबल कॉस्ट आप जो है जो ऑप्शन में मिलेगा आपको, प्रोबेबल। ठीक है, ठीक है, मतलब अनुमानित। ठीक है, आप ये चीज देखिएगा, प्रोबेबल जहां लिखा है वहां पे आपका क्या होगा, एस्टिमेटिंग का जो भी ऑप्शन आपको पूछेगा कि एस्टिमेशन जो होता है इनमें से क्या होता है, तो प्रोबेबल कॉस्ट होता है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पज ऑफ एस्टिमेट की। ठीक, एस्टिमेट का पर्पज क्या है, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा देखिएगा, पर्पज ऑफ एस्टिमेट
एस्टिमेट करने का पर्पज है, आप क्यों एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। अभी हमने जो बताया वो लगभग सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर दी। पर्पज क्या है, तो पहला आपका जो है परिव्यय कह सकते हैं आप, परिव्यय कॉस्ट जिसको कहते हैं आप, परिव्यय, ठीक है। मतलब आपके संरचना में होने वाली व्यय का पूर्वानुमान लगाना, आपकी संरचना में, आपके कंस्ट्रक्शन में, आपके प्रोजेक्ट में होने वाले जो व्यय का पूर्वानुमान लगाना, अनुमान लगाना वो भी पहले, ठीक है। तो वो चीज आपका क्या कहलाता है, परिव्यय कहलाता है। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा होगा जो आपके स्ट्रक्चर में, आपको कंस्ट्रक्शन बनाने में जो सामग्री लग रही है, सामग्री लग रही है, जो लेबर लग रहे हैं आपकी, ठीक है, जो लेबर लग रहे हैं, जो आपके यंत्र यानी टूल्स लग रहे हैं आपके, ठीक है, टूल्स यानी, ठीक है, एक्सेट्रा चीजें, जो भी चीजें आपकी लग रही हैं, उन चीजों का पूर्वानुमान लगाना कि कितने लेबर लगेंगे, उनका चार्ज कितना लगेगा, कितने टूल्स लगेंगे, उनका कितना चार्ज होगा, इन सब का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। तीसरा है आपका स्पेसिफिकेशंस, विशिष्टियां जिसको आप बोलते हैं, विशिष्टियां यानी स्पेसिफिकेशंस। स्पेसिफिकेशंस मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रक्चर की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, स्ट्रक्चर की गुणवत्ता का मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। आप जो है जब एस्टिमेट करेंगे तो आप ये चीज वहां पे स्पेसिफाई करेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है M15 कंक्रीट का बनना चाहिए, M20 कंक्रीट का बनना चाहिए, इसमें जो मसाले लगने चाहिए 1:3, 1:4, 1:5 कितना लगना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को दीर्घायु बनाने के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं आप, एस्टिमेशन करते हैं, ठीक। अगला क्या है आपका कार्य की प्रगति। देखिए कार्य की प्रगति इससे प्रभावित होती है, ठीक है, कार्य की प्रगति। आप कैसे कह देंगे कि जो है एस्टिमेशन का ये भी एक उद्देश्य है। देखिए जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, अभी हमने बताया आप कोई कार्य करने लगे, कार्य मान लीजिए आपने कोई जो है रोड बनाने का जिम्मेदारी ले लिया, आप रोड बना रहे हैं, कोई भी आपके पास क्या है, एस्टिमेशन नहीं है, आपके पास पैसा है, जो भी आप लगाना शुरू कर दिए और सारे जो है वहां के यातायात को आपने बंद कर दिया, यातायात को आपने बंद कर दिया, फिर रोड बनाना स्टार्ट किया, तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप कि जो है रोड से जो यात्री थे वो कुछ दिन के लिए भाई सोचे कि जब तक नहीं रोड बन रहा है तब तक जो है थोड़ा सा कष्ट झेल लेते हैं। लेकिन आप देखें जब आप बनाने लगे, बीच में आपके जो है संसाधन कम पड़ गए, आपको पूर्वानुमान था नहीं, बीच में आपके संसाधन कम पड़ गए, तो वो तो ट्रैफिक आपकी जो भी वहां से यातायात गुजरती थी वो हमेशा के लिए बाधित हो गई ना। तो कार्य की प्रगति आपकी रुकी कि नहीं रुकी, तो अब दोबारा आप जो है पैसे की व्यवस्था या जो भी करेंगे आप, उसमें तो काफी टाइम लगेगा ना। तो ये चीज कार्य की प्रगति भी प्रभावित करती है, तो इसके प्रगति को प्रभावित ना हो इसके लिए आप क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। अगला है आपका टेंडर्स, निविदाएं जिसको आप बोलते हैं, मतलब टेंडर्स। टेंडर्स कैसे प्रभावित करेगा, देखिए पर्पज कैसा होता है। मान लीजिए आप टेंडर निकालते हैं किसी भी चीज का, या गवर्नमेंट निकालती है टेंडर, तो कब निकालती है, उसके पास पूरा एस्टिमेट होता है, ठीक है, एस्टिमेट होता है तभी तो टेंडर निकालती है। तो यही चीज होता है जो है जो है एस्टिमेशन का पर्पज क्या होता है, ये टेंडर भी आता है आपका। अगला है आपका इसमें भुगतान का आधार, भुगतान का आधार कैसे, आपके पास अगर एस्टिमेट रहेगा, आप एस्टिमेशन जो है करके रखे हैं पहले से, तो आप क्या करेंगे कि इसी को जो क्या करेंगे, भुगतान का आधार मान के इसी पे आप भुगतान करेंगे, किसको, ठेकेदार को, जो भी आपका टेंडर लेगा, ठीक है, जिसको आप टेंडर देंगे, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको इसी एस्टिमेट के बेस पर आप भुगतान करेंगे। आपके पास एस्टिमेट नहीं है, वो अपनी मनचाही जो है वैल्यू मांगेगा, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है, ये आपका हो गया पर्पज ऑफ एस्टिमेट। इतने पर्पज होते हैं आपके एस्टिमेट तैयार करने के, ठीक है। अब बात करते हैं आपसे कि जो है एस्टिमेट को कौन कौन से फैक्टर जो है आपके इफेक्ट करते हैं। एस्टिमेट और कॉस्टिंग को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो जो फैक्टर आपके एस्टिमेटिंग को अफेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली, वो आपको किसको, कॉस्ट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यही लिखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ सिविल वर्क, ठीक है। factors influencing cost of work, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके वर्क के कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला आपका मटेरियल, पहला आपका क्या है, मटेरियल। ये कैसे, ये आपकी जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका 60 से 70%, ठीक है, 60 से
70% आपका कॉस्ट किसमें जाता है, मटेरियल के कॉस्ट में, ठीक है। 60 से 70 पूरे परियोजना, पूरे प्रोजेक्ट का जितना कॉस्ट होता है उसका 60 से 70% आपका किसमें जाता है, मटेरियल में, ठीक है। तो ये आपके जो है कॉस्ट को प्रभावित करता है, ठीक है। मटेरियल ज्यादा लगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, मटेरियल कम लगा तो कॉस्ट घट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो देखिए प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपका कोई भी जो नेचुरल आपका रेशियो है किसी भी चीज में, उस रेशियो में या बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, मतलब नेचुरली जो रेशियो है वो रेशियो आपका ना रह जाए, तो वो चीजें फैक्टर अफेक्ट करती हैं, चाहे आपका फायदा हो चाहे नुकसान हो। जो आप नॉर्मल थे अगर वो नहीं है तो आपको जो है फैक्टर हुआ, हो सकता है पॉजिटिव फैक्टर हुआ हो, अफेक्ट किया गया हो तो आप बढ़ गए हो, ठीक है। ये चीज होता है। तो इसमें क्या करता है, मटेरियल आपको क्या करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। दूसरा आपका है टूल्स एंड प्लान्स, जो आप टी एंड पी कहते हैं, टी एंड पी, ठीक है। ये कैसे टूल्स, आपके टूल्स अफेक्ट करेंगे आपकी कॉस्ट को, कितने टूल्स लग रहे हैं, कौन कौन से टूल्स लग रहे हैं, महंगे टूल्स लग रहे हैं, सस्ते टूल्स लग रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको इफेक्ट करेगा, ठीक है। ओवरहेड मतलब ऊपरी खर्चे, ओवरहेड ऊपरी खर्चे आपके, ठीक है। कोई भी आप जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो है वहां पे लेबर को लाना, मटेरियल का जो है क्या करना, कन्वे करना, वहां पे जो है संरचना को सुरक्षित बनाने के लिए चौकीदार वगैरह रखना, ये चीज आपके मतलब ओवरहेड मतलब एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, ठीक है। लेबर्स को पानी वगैरह पिलाने के लिए बहुत चीजें होती है, ठीक है। तो ये ऊपरी खर्चे जो होते हैं, ठीक है, ये चीज होगा जो इसके कॉस्ट को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। अगला है आपका लेबर्स, अभी हमने बताया लेबर्स भी आपके क्या करेंगे, कितनी मात्रा में लेबर्स लग रहे हैं, ये भी इफेक्ट करता है, इफेक्ट डालता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। कितनी मात्रा में कितने लेबर्स लग रहे हैं, ठीक है, ये चीज आपका। फिर है आपका कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट भी इफेक्ट करती है। कैसे, आपकी कंस्ट्रक्शन साइट किस जोन में है, कहां पे है। अगर आपकी कंस्ट्रक्शन साइट ऐसे जगह पे जहां पे मटेरियल्स काफी महंगे हैं, वहां पे जो है मतलब हर चीज महंगाई ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे जो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे जगह पे गांव देहात में जहां पे बहुत कुछ सस्ता है तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन साइट पे डिपेंड करता है आपके कॉस्ट का, ठीक है। अगला है कैरियज, कैरियज मतलब होता है ढुलाई, मटेरियल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढुलाना है, ठीक है। ये भी मतलब ज्यादा दूर होगा तो उसको ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज होता है, ये आपके फैक्टर्स होते हैं जो आपके क्या कॉस्ट पर इन्फ्लुएंस करते हैं, एस्टिमेट पर इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिविल वर्क्स में जब आप काम करते हैं, जब आप एस्टिमेशन करते हैं तो कुछ प्लान्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप बिना प्लान के आप जब एस्टिमेट करते हैं तो आपके पास प्लान वगैरह आते हैं, ठीक है। मान लीजिए बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग के जब तक आपको नक्शा मैप नहीं मिलेगा आप कैसे करेंगे, तो वही प्लान्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लान की बात करेंगे हम, कौन कौन से प्लान्स होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है आपका देखिए प्लान्स फॉर सिविल वर्क, प्लान्स फॉर सिविल वर्क, ठीक है। तो बात करते हैं पहला, सिविल वर्क में जो है कितने प्लान्स होते हैं। पहला होता है आपका इंडेक्स प्लान, पहला होता है इंडेक्स प्लान, ठीक है। ये क्या होता है, इंडेक्स प्लान क्या होता है, ऐसा प्लान जो जहां पे आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, उस प्लान में क्या होगा कि जहां पे आपका प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट के चारों तरफ जितने भी इंपॉर्टेंट जगह है, रोड हो गया, रेल मार्ग हो गया, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हो गई, नदी हो गए, नाले हो गए, जितनी भी टोपोग्राफी, मतलब इस प्लान से आपको उस क्षेत्र के बारे में समस्त जानकारी, समस्त ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज होता है इंडेक्स प्लान की, इस प्लान में आपको उस जो आपका कंस्ट्रक्शन साइट है उसके चारों तरफ के एरिया के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस प्लान को हम इंडेक्स प्लान कहते हैं, ठीक है। ये पूरे क्षेत्र का समान स्वरूप मतलब वही ओवरव्यू आपका दे देता है। ये इसका जो स्केल मान के बनाया जाता है, इसको 1 सेंटीमीटर बराबर 0.25 किलोमीटर से लेके 2.5 किलोमीटर तक का स्केल पर ये आपका बनाया जाता है इंडेक्स प्लान, ठीक है। ये स्केल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला आपका प्लान है वो है की प्लान, ठीक है। दूसरा आपका प्लान जो है वो है क्या, की प्लान। की प्लान क्या होता है, ठीक है। कौन से प्लान को आप की प्लान कहेंगे। मान लीजिए आपने इंडेक्स प्लान बनाया और इंडेक्स प्लान आप बनाए, आपका ड्राइंग शीट ये था, ठीक है। इसमें आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 0.25 किलोमीटर करके बनाया, तो आपको जो है लास्ट स्ट्रक्चर मतलब यहां तक सारी चीजें बन गई, मतलब ड्राइंग शीट आपकी भर गई पूरा। अब क्या हुआ कि यहां मान लीजिए आपकी ये कंस्ट्रक्शन साइट थी, यहां से कुछ ज्यादा दूरी तक, कुछ ज्यादा दूरी पर एक बहुत मतलब जो है क्या है, एक इंपॉर्टेंट जगह है, मान लीजिए क्रिकेट स्टेडियम है, आपका स्टेडियम है,
ठीक है, स्टेडियम है आपका। अब क्या करेंगे, इसको दिखाना जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन इस जो है सीट से ये बाहर चला जा रहा है, इस ड्राइंग सीट से ये बाहर चला जा रहा है। मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट जगह जिसको दिखाना जरूरी हो लेकिन वो इंडेक्स प्लान से बाहर चला जा रहा हो, इंडेक्स प्लान की सीट से बाहर चला जा रहा हो, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, की प्लान बनाते हैं। ठीक है, की प्लान क्यों बनाते हैं, समझ में आया कि ऐसी इंपॉर्टेंट जगह जो आपकी छूट जा रही हो किसमें, इंडेक्स प्लान में, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम की प्लान बनाते हैं। और ये जो है स्केल इसकी थोड़ी सी छोटी रखी जाती है। कितना रखी जाएगी, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या रखा जाएगा, 50 मीटर से 100 मीटर तक रखा जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा है आपका साइट प्लान। साइट प्लान, ठीक है, साइट प्लान में क्या होता है, साइट प्लान में होता है कि जो आपके मेन आपका प्रोजेक्ट स्थल है, मेन आपका कंस्ट्रक्शन साइट है, उसके चारों तरफ का, केवल उसके चारों तरफ के इर्द गिर्द में जो भी चीजें पाई जा रही हैं उसको अगर जिस प्लान में दर्शाया जाता है उसे हम साइट प्लान कहते हैं। ठीक है, इसका जो है स्केल और छोटा रखा जाता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर से 10 मीटर रखा जाता है, 5 मीटर से 10 मीटर। समझ में आ रहा है ना, कि सारे प्लान आप समझिएगा ढंग से। फिर अगला है आपका लेआउट प्लान। लेआउट प्लान, लेआउट प्लान क्या हुआ कि आपका प्रोजेक्ट है, उसके चारों तरफ की चीजें, आसपास की संरचनाओं का रिलेटिव पोजीशन बताना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट है, इसके चारों चीजें, मान लीजिए इधर एक ये है तो इसका यहां से रिलेटेड पोजीशन बताएंगे। ठीक है, ये चीजें, मतलब एक लेआउट बनाना है आपको, एक जो है लाइन से आप बिल्डिंग का लेआउट बनाते होंगे, जो है जब आप किए होंगे फाइनल ईयर में लेआउट का प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको लेआउट बनाते होंगे, तो वही चीज है, इसके आसपास की चीजों का रिलेटिव पोजीशन बताना। ठीक है, यही चीज होता है इसमें, आसपास की चीजों का रिलेटिव पोजीशन बताना लेआउट कहलाता है। इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर से 20 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर से 20 मीटर रखा जाता है। फिर आपका है डिटेल्ड प्लान। फिर आपका क्या है, डिटेल्ड प्लान। डिटेल्ड प्लान क्या होता है, इस प्लान में जो है सब कुछ रहेगा आपका, जो है जो आपके स्ट्रक्चर बनाने हैं उसके बारे में सारी नॉलेज रहेगी। क्रॉस सेक्शन हो गया और एलिवेशन हो गया, मतलब क्या क्या लग रहा है हर चीज के बारे में मतलब डिटेल जानकारी होगी, तो उसको आप डिटेल प्लान कहेंगे। ठीक है, इसमें आपके कंस्ट्रक्शन साइट की सारी जानकारी, एलिवेशन, क्रॉस सेक्शन, आपके जो मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन, उसका एलिवेशन, उसका टॉप व्यू, हर चीज आपका रहेगा इसमें। ठीक है, ये होता है 1 सेंटीमीटर बराबर, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर से 10 मीटर होता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, डिटेल्ड प्लान कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका सेंटर लाइन प्लान। अगला है आपका सेंटर लाइन प्लान। सेंटर लाइन प्लान, ठीक है, ये जो प्लान होता है ये एक सिंगल रेखा द्वारा बिल्डिंग का जो है पूरा आरेख आपको बताया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बिल्डिंग आपकी है तो ठीक है, उसको दीवार को सेंटर लाइन से दिखा दिया जाएगा चारों तरफ, मतलब एक लाइन से द्वारा पूरे प्लान को दर्शाया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, सेंटर लाइन प्लान कहेंगे। ठीक है, इसका कोई जो है स्केल स्पेसिफाइड नहीं है। अगला है आपका सर्विस प्लान। सर्विस प्लान, सर्विस प्लान क्या होता है, वह प्लान जिसमें आपकी सेवाएं दर्शाई जाती है, जैसे आपकी जो है सीवर लाइन हो गई, सीवर लाइन हो गई, पाइप का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है पाइप फिटिंग आपकी हो गई पूरे घर में आपके। ठीक है, मतलब आपका जैसे जो प्लम्बिंग का कार्य है उसका प्लान हो गया आपका, जो होता है वायरिंग का हो गया, मतलब आपकी जो सेवाएं जो चीजें देती हैं आपके घर में, ठीक है, आपको आपके बिल्डिंग में, ठीक है, तो वो चीजें आपकी किस में आती हैं, सर्विस प्लान में आती हैं। ठीक है, इसके लिए भी आपका कोई भी जो ऐसा मतलब इसी स्पेसिफाइड स्केल नहीं दिया है। ठीक है, तो ये सातों प्लान आप याद रखिएगा। इसके बारे में पूछता है कि इंडेक्स प्लान में क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे, नहीं तो उसकी स्केल्स पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए एस्टिमेट पढ़ा रहे हैं तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन की बात करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम कुछ एरिया की बात कर लेते हैं। जो आपके बिल्डिंग में आपके जो है बिल्डिंग साइड, आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसका एस्टिमेशन करना है आपको। ठीक है, तो कुछ एरिया होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिल्डिंग से रिलेटेड एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिल्डिंग्स, एरिया ऑफ बिल्डिंग्स। अक्षर बड़ा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइएगा।
ठीक है, एरिया ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम बिल्डिंग के एरिया की। देखिए आप कोई प्लाट खरीदेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपका ये कोई प्लाट आपने खरीदा, ठीक है, ये आपका क्या प्लॉट खरीदा, ठीक है, तो इस प्लॉट का कुछ ना कुछ एरिया होगा ना। आप घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदे, इस प्लॉट का कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, तो इस एरिया को हम कहते हैं प्लॉट एरिया। तो सबसे पहले आपका आता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया, आपने जो घर बनाने के लिए जो एरिया लिया, जो प्लॉट लिया, उसका जो एरिया कहलाएगा वो प्लॉट एरिया कहलाएगा। ठीक है, प्लॉट एरिया के मान लीजिए इतने भाग में आपने घर बनाया, ठीक है, प्लॉट एरिया की इतने भाग में आपने क्या किया, घर बनाया। तो इस जितने एरिया में आप घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बिल्ट अप एरिया। बिल्ट अप एरिया मतलब प्लॉट का वह एरिया जितने भाग में आपने कंस्ट्रक्शन किया उसे आप क्या कहेंगे, बिल्ट अप एरिया कहेंगे। ठीक है, थर्ड आपका है कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड क्या होता है, देखे होंगे आपने घर के जो है सामने की तरफ या घर के पीछे की तरफ आप देखे होंगे थोड़ा सा बगीचा टाइप का बना दिया जाता है, पार्क टाइप का आपके घर में बना दिया जाता है। तो ठीक है, तो वही चीज आपका कोर्टयार्ड कहलाता है। ठीक, ये चीज समझ में आया। कोर्टयार्ड देखे होंगे घर के फ्रंट में आपको देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, घास वास लगा दिए जाते हैं पीछे साइड में। ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हैं, कोर्टयार्ड कहते हैं। ठीक, तो कोर्टयार्ड आपका हो गया। कोर्टयार्ड समझ में आया। अब बात करते हैं सेटबैक एरिया की। सेटबैक एरिया की, ठीक है, ये सारे एरिया जो है बस केवल डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आगे के एरियाज हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके डेफिनेशंस पता होंगी तो अगर आता है एग्जाम में तो आपका ले जाएंगे। सेटबैक एरिया होता है कि प्लॉट एरिया में आप घर बनाने के बाद, आप कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो एरिया छोड़ते हैं उसे आप क्या कहते हैं, सेटबैक एरिया कहते हैं। ठीक है, ये जो एरिया कुछ तो बाध्य होता है आपको छोड़ना पड़ता है। देखिए जो बिल्डिंग लॉज होते हैं या फिर रोड का जो होता है आपका नियम होता है, आप जब रोड के साइड जो है आपके सटे हुए घर बनते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एरिया छोड़ना पड़ता है आपके घर के सामने, तो वो चीजें बाध्य होते हैं। कुछ आप अपने लिए मतलब अपनी सुविधा के लिए, मतलब कह सकते हैं एरिएशन के लिए, अच्छी हवा है आपके पास घर में। ठीक है, क्या होता है कि जिसे आप मान लीजिए आप इतना प्लॉट खरीदे हैं, इसके बगल वाला कोई खरीद लिया, यहीं पे बना दिया घर, यहीं बना दिया, यहीं बना दिया, यहीं बना दिया, तो अगर आप पूरे एरिया में घर बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि एरिएशन नहीं मिलेगा, तो आप अपनी सुविधा के लिए चारों तरफ सेटबैक एरिया छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेटबैक एरिया कहलाता है। अब जो आ रहा है एरियाज वो आपके काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आप मतलब इसके बाद पांचवा है आपका, वो है प्लिंथ एरिया। पांचवा क्या है आपका, प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया मतलब कि जहां पे आप कंस्ट्रक्शन किए हैं, ठीक है, जो भी आप कंस्ट्रक्शन किए हैं उसकी बाहरी दीवार, ठीक है, बाहरी दीवार के बीच का पूरा एरिया। ठीक है, मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये आपकी वॉल की मोटाई हो गई, ठीक है, और ये आपकी फाउंडेशन, रुकिए हम बना देते हैं फाउंडेशन की, थोड़ा सा उसकी भी जरूरत पड़ेगी। आपने ये फाउंडेशन दिया अपने बिल्डिंग में, ठीक है, तो ये जो वॉल का बाहरी एरिया होता है, ठीक है, आउटर एरिया, वो आपका क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया। देखिए इसको अपने हिसाब से आप लोग लिखिएगा, ठीक है, हम उतना ज्यादा लिखाएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, आपको जो है लिखने से ज्यादा समझना ज्यादा जरूरी है। अक्टूबर में आपको लास्ट अक्टूबर में पेपर देना, उम्मीद है कि हो ही जाएगा पेपर। ठीक है, तो उम्मीद क्या है, आप यही समझ के चलिए कि हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमको खत्म करना सिलेबस। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो समझाएंगे ज्यादा, लिखाएंगे कम। ठीक, तो मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो आउटर वॉल है, आउटर वॉल के द्वारा घेरा गया जो एरिया होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो ये आउटर वॉल, मान लीजिए इधर आपकी बिल्डिंग है, तो आउटर वॉल ये हो गई ना, ये वाला सरफेस जो है, कहीं कहीं आपका जो है डीपीसी प्लिंथ आपका ये होता है। ठीक है, प्लिंथ आप ये दे दिए, तो जो ये वाला खसका होगा आपका, ये वाला खसका नहीं जोड़ा जाता है, मतलब आउटर खसका आपका नहीं, आउटर ऑफसेट आपका नहीं जोड़ा जाएगा। तो क्या बाहरी दीवार के सरफेस के जो एरिया होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया। उसमें आपका बाहरी खसका नहीं जोड़ा जाता है प्लिंथ एरिया में। ठीक है, समझ में आया। और देखिए आप इसके ऊपर भी दूसरा तल्ला बनवा रहे हैं, मतलब कई फ्लोर बनवा रहे हैं, तो हर फ्लोर का जो प्लिंथ एरिया होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया प्लिंथ एरिया के बारे में। अब देखिए कुछ चीजें इसमें जोड़ी जाती हैं, कुछ चीजें नहीं जोड़ी जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे जो प्लिंथ एरिया में जोड़े जाते हैं। ठीक है, वह मध्य
मद आप कहते हैं, ठीक है। मद मतलब टर्म्स कह सकते हैं, या जो चीजें मतलब आप बनाते हैं, ठीक है, वह मद जो प्लिंथ एरिया में जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, जो प्लिंथ एरिया में हमने कहा कि बाहरी सरफेस से, दीवार के बाहरी सरफेस से, ठीक है, तो बाहरी दीवारों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, बाहरी दीवारों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, मतलब आपका जो दीवार बना है, आप बिल्डिंग बनाए हैं, बिल्डिंग के जो बाहरी दीवारें होंगी उसमें बाहर का खसका छोड़ के, ठीक है, जो बाहरी दीवारों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, प्लिंथ एरिया। वो प्लिंथ एरिया में आपका ऐड किया जाएगा, ठीक है, इसमें बाहरी खसका नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक। अब फिर कहते हैं देखिए सारी फर्श जो होती है आपकी, दूसरा घर की जितनी भी फर्श होंगी, सारी फर्श, मतलब इससे आप क्या करते हैं कि जैसे फर्श है, जो बाथरूम की फर्श है वो भी आप जोड़ेंगे, मतलब घर के क्षेत्र में जितने भी सारी फर्शें, फिर सारी दीवारें, सारी फर्शें, सारी दीवारों का क्षेत्रफल, सारी फर्शों का क्षेत्रफल, सारी दीवारों का क्षेत्रफल, कुर्सी के बाहरी खसके को छोड़कर दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, सारी फर्शों और सारी दीवारों का क्षेत्रफल बाहरी खसके को छोड़कर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, अगला है इसमें इंटरनल शाफ्ट। इंटरनल शाफ्ट, शाफ्ट मतलब सैनिटरी शाफ्ट जो हो गए आपके, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एसी के लिए जो शाफ्ट बनाए जाते हैं, डक्ट वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका तो एयर डक्ट जो 2 मीटर स्क्वायर से अगर आपका कम है, इंटरनल शाफ्ट अगर 2 मीटर स्क्वायर से कम है उसका एरिया, तो आपका क्या जोड़ा जाएगा, प्लिंथ एरिया में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर 2 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। चौथा है आपका एयर कंडीशन डक्ट, ठीक है, मतलब एसी के लिए जो डक्ट बनाए जाते हैं, देखिए आप एसी जो है बड़े लोग होंगे तो लगी होगी आपके यहाँ, तो उसके लिए जो डक्ट, जो जगह बनाई जाती है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो इसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। एसी का डक्ट, लिफ्ट हो गया आपका, लिफ्ट के लिए जो रूम बनाया जाता है तो उसका जो एरिया होता है वो भी इसमें प्लिंथ एरिया में जोड़ा जाता है। छठवां आपका क्या हो गया, बरसाती तथा ममटी, ठीक है, बरसाती तथा ममटी, ममटी, ठीक है, ममटी जानते हैं आप, जो जीने के ऊपर बनाई जाती है आपकी, जिससे कि वर्षा का पानी भी घर के अंदर ना जाए और वहां पे दरवाजा लग सके, जिससे जीने से होकर कोई नीचे ना जा पाए, ठीक है, तो वो आपका ममटी कहलाता है। इतनी चीजें आपकी हो गई जो आपके मतलब जोड़ी जाती है। देखिए एक और होता है पोर्चेज, जो कैंटिलीवर ना हो, ठीक है, पोर्चेज जो कैंटिलीवर ना हो, ठीक है, वह पोर्चेज जो कैंटिलीवर ना हो वो किसमें, प्लिंथ एरिया में जोड़े जाएंगे। पोर्चेज क्या होता है, आपने देखा होगा घर के बाहर, घर के सामने बाहर निकला हुआ कोई छत टाइप का होता है, ठीक है, छत टाइप का होता है, उसमें क्या करते हैं कि लोग बैठने उठने के लिए यूज करते हैं, या फिर गाड़ी वगैरह खड़ी करने के लिए यूज करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, पोर्चेज कहलाता है, ठीक है। तो पोर्चेज जिसका जो कैंटिलीवर ना हो, ठीक है, वो पायर्स पे या वाल्स पे खड़ा हो, ठीक है, तो वो चीज कहलाता है आपका क्या, पोर्चेज कहलाता है, वो आपके प्लिंथ एरिया में जोड़ा जाता है। अब क्या कहेंगे, वह मद जो प्लिंथ एरिया में नहीं जोड़े जाते, ठीक है, ये चीजें पूछता है भैया, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा कि वह मद जो प्लिंथ एरिया में जोड़े जाते हैं, तो इसमें पूछा जाएगा निम्न में से जोड़े जाते हैं, निम्न में से नहीं जोड़े जाते। ये हमेशा लग रहा है हमें तो हर कोई जो एग्जाम में एक क्वेश्चन इस समय से पूछ लिया जा रहा है किसी ना किसी एरिया से, तो वह मद जो प्लिंथ एरिया में नहीं जोड़े जाते, ठीक है, मतलब प्लिंथ एरिया में इनको नहीं जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहला आपका आ गया लॉफ्ट, लॉफ्ट आपके नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। दूसरा होगा इंटरनल शाफ्ट, इंटरनल शाफ्ट, इंटरनल शाफ्ट आपको जो है ये देखिए ऑप्शन में मिलता है, लॉफ्ट आपको लिखा रहेगा सीधा, तो आप देखिएगा कई बार पूछ चुका है, ठीक है। इंटरनल शाफ्ट जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर से अधिक हो, वह इंटरनल शाफ्ट जिनका एरिया 2 मीटर स्क्वायर से अधिक है, वो आपके प्लिंथ एरिया में नहीं जोड़े जाएंगे। अगला है आपका ओपनिंग्स, थर्ड है आपका ओपनिंग बालकनी,
ओपनिंग बालकनी, ठीक है। देखिए आप कुछ बालकनी होती हैं जो आपके दीवार से बाहर निकली होती हैं, जिनके ऊपर आपका स्लैब नहीं होता, वो ओपन होती हैं, तो वो चीजें इसमें नहीं जोड़ी जाएंगी। और वो बालकनी जोड़ी जाएंगी जिन जो है अंदर होती हैं, ठीक है, मतलब आपके स्लैब के अंदर होती हैं, ठीक है, प्लिंथ एरिया के। तो आपको क्या कहलाएंगे, जो ओपनिंग बालकनी मतलब जो बाहर निकली होती है, जो ओपन होती है, वो इसमें नहीं जोड़ी जाएंगी। आपके टावर्स होते हैं, ठीक है, टावर्स, टावर्स आपके नहीं जोड़े जाएंगे। डोम्स, डोम्स आप जिसको कहते हैं, ठीक है, डोम्स, गुंबद जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके प्लिंथ एरिया में नहीं जोड़े जाएंगे। आपके सनसेट जो होते हैं, सनसेट, ये आपके प्लिंथ एरिया में नहीं जोड़े जाते हैं। सनसेट मतलब खिड़की के सामने जो है जो निकला हुआ होता है धूप रोधक, या आपके जो मतलब हाँ खिड़की के सामने जो आपके बाहर निकले हुए छज्जे होते हैं, सनसेट उसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो चीजें इसमें नहीं जोड़ी जाती हैं, ठीक है। आपके सजावटी कॉर्निस जितने होती हैं, ठीक है, सजावटी कॉर्निस, सजावटी कॉर्निस, ठीक है, ये भी आपका नहीं जोड़ा जाएगा। सातवां आपका होता है सात जो है सजावटी कॉर्निस हो गया। अब आपका है क्या, कैंटिलीवर पोर्चेस, ठीक है, जो पोर्चेज जो मतलब बाहर निकले हुए हैं लेकिन वो कैंटिलीवर है, उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, केवल फिक्स है किसमें, एक तरफ, तो आपको क्या कहलाएगा, वो आपका कैंटिलीवर पोर्च कहलाएगा, और वो आपके प्लिंथ एरिया में नहीं ऐड किया जाएगा। तो प्लिंथ एरिया समझ में आया। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे फ्लोर एरिया की। प्लिंथ एरिया हो गया, अब अगला है आपका फ्लोर एरिया, ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा, जो जोड़ी जाती हैं, जो नहीं जोड़ी जाती हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, ये बहुत पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो सेकंड आपका है इसमें फ्लोर एरिया। सेकंड का मतलब नेक्स्ट आप कर लीजिएगा जो भी आ रहा है, ठीक है, काउंटिंग में। फ्लोर एरिया क्या होता है कि जितने भी आपका जो प्लिंथ एरिया होता है, ठीक है, प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया में से आप क्या करिए, जितने भी दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल्स को क्या करिए, घटा दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आता है, फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया वो होता है कि जो आपके मान लीजिए कई कमरे बने हुए हैं, तो इन कमरों की जो वॉल्स होंगी, इन वॉल्स का क्षेत्रफल आप क्या करिए, घटा दीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा, फ्लोर एरिया, ठीक है। फ्लोर एरिया में क्या क्या जोड़े जाते हैं, ठीक है, जो जोड़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं फ्लोर एरिया में आपका क्या क्या जोड़ा जाएगा। तो नंबर 1 आपका क्या जोड़ा जाएगा, ठीक है, फ्लोर एरिया में क्या जोड़ा जाएगा, तो कमरे के अंदर की सारी फर्शें, ठीक है, कमरे के अंदर रूम, बरामदा, ढके रास्ते, गलियारे, सोपान कक्ष, प्रवेश हॉल, ठीक है। मान लीजिए आपके जितने भी फर्श हैं, जितने भी आपके रूम के फर्श, ठीक है, रूम के फर्श हो गए, गलियारे के फर्श हो गए, ठीक है, गैलरी जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, गलियारे के फर्श हो गए, किचन के फर्श हो गए, बाथरूम के, मतलब एक्स्ट्रा जितने, मतलब आपके जैसे लिफ्ट जो है, सोपान कक्ष किसको बोलते हैं, स्टेयर, जिस जो मतलब स्टेयर का जो रूम होता है उसके आप क्या कहते हैं, सोपान कक्ष, सोपान कक्ष बोलते हैं आप, मतलब जहां जिस रूम से आपकी क्या जाती है, सीढ़ी जो है जाती है, तो वो आपका सोपान कक्ष एक्सेट्रा, मतलब इन सब के क्या, फर्श का क्षेत्रफल, सभी चीजों के फर्श का क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा, केवल दीवारों को क्षेत्रफल को घटा के, मतलब घर में आपकी जितनी भी चीजें हैं उनके फर्श का क्षेत्रफल आपका जोड़ा जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं जोड़ी जाती हैं इसमें फ्लोर एरिया में, ठीक है, तो जो नहीं जोड़े जाते, क्या जो नहीं जोड़े जाते उसमें क्या आएगा, आपका मान लीजिए कोई दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे या ओपन एरिया का सिल, ठीक है, ओपन एरिया का सिल, मतलब दरवाजे की सिल या ओपन, मतलब मान लीजिए आपके दरवाजे के लिए जो ओपनिंग है उसकी सिल का क्षेत्रफल नहीं जोड़ा जाएगा। आपका दरवाजा बना हुआ है ना, तो इसके नीचे का जो सिल का क्षेत्रफल है ये नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, ओपन एरिया के सिल का क्षेत्रफल नहीं जोड़ा जाएगा आपका, ठीक, समझ में आया ना। जो जितनी भी ओपनिंग एरिया होंगी उसके सिल का क्षेत्रफल नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। दरवाजों के सिल, ठीक है, खुले एरिया का क्षेत्रफल मतलब सिल, और दरवाजों के सिल का क्षेत्रफल, मतलब जो भी ओपन एरिया है या जो भी दरवाजे उसकी सिल का जो क्षेत्रफल है वो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, जो है किसमें, फ्लोर एरिया में, ठीक।
ये चीज आपके हो गए जो जोड़े जाते हैं, जो नहीं जोड़े जाते। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके लिए अलग से फ्लोर एरिया कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं। जैसे आपका बेसमेंट हो गया, क्या हो गया, बेसमेंट हो गया, आपका जो है बरसाती हो गया, ममटी हो गया, पोर्चेज हो गए आपके, ठीक है। मतलब आपका बेसमेंट हो गया, बरसाती हो गया, ममटी हो गया, पोर्च हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब इसे जो है इनके जो फर्श होते हैं, इनके फर्श का क्षेत्रफल, फर्श के क्षेत्रफल का अलग मद बनाया जाता है, ठीक है। मतलब इनको क्या किया जाता है, इनके फ्लोर एरिया अलग से कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। मतलब इनके लिए अलग जो है बनाया जाता है। इन सारी जो एस्टिमेशन से थोड़ा सा हट के जो है ये भी कैलकुलेट तो किया जाता है किसमें, इनके एरिया, फ्लोर एरिया में, लेकिन इनको अलग रखा जाता है, इन सबसे अलग रखा जाता है, ठीक। अब बात करते हैं अगला एरिया आपका, समझ में आया ना ये चीजें जो हमने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम, अगले जो एरिया है आपका वो कारपेट एरिया। लेकिन उससे पहले हम कारपेट एरिया से पहले सर्कुलेशन एरिया की बात करेंगे, क्योंकि सर्कुलेशन एरिया जो है आता है इसमें पहले, ठीक है। क्योंकि जो कारपेट एरिया में सर्कुलेशन एरिया का रोल होता है, इसलिए हम पहले सर्कुलेशन की बात कर लें। सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेशन एरिया का क्या मतलब हुआ, वो एरिया जिनका यूज हम अपने चलने फिरने उठने बैठने के लिए करते हैं। मतलब जैसे रूम का गलिया, मतलब गलियारा हो गया आपका, तो उसको रहने के लिए आप यूज नहीं करते, बस आने जाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपका बरामदा हो गया, ओपन जो एरिया होता है, वहां पे आप क्या करते हैं, बस चलने फिरने उठने बैठने के लिए यूज करते हैं, आप वहां पे रहने के लिए यूज उसका नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपका कहलाती हैं सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया में जैसे लिफ्ट हो गया, स्टेयर हो गया, लिफ्ट में आप ऊपर आने जाने के लिए, स्टेयर आप ऊपर आने जाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन एरिया में क्या होता है आपका, वो एरिया जो आपके आवागमन के लिए यूज होते हैं, ठीक है, आपके उठने बैठने के लिए यूज होते हैं, उन्हें आप सर्कुलेशन एरिया कहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है दो सर्कुलेशन एरिया होता है, ठीक है। पहला होता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, मतलब कि जो आपके चलने फिरने के लिए, मतलब गलियारे हो गए आपके, ठीक है, जो आपके गलियारे हो गए, ठीक है, आपके जो मतलब बरामदे हो गए, ठीक है, बरामदा हो गया, गलियारा हो गया, रास्ता जो भी आपके घर में बना हुआ है आने जाने के लिए, बालकनी हो गई, पोर्च हो गए आपके, ठीक है। क्या क्या लिख देते हैं, गलियारा, बरामदा, ठीक है, आपके रास्ते जो भी बने हैं घर में आपके, ठीक है, गलियारा, बरामदा, रास्ते, पोर्च, ठीक है, पोर्चेज, ठीक है, गलियारा हो गया, बरामदा हो गया, रास्ता हो गया, पोर्चेज हो गए आपके, ठीक है, बालकनी आपकी हो गई। मतलब हॉरिजॉन्टली आप मूव करने के लिए जो भी यूज करते हैं एक्सेट्रा, वो आपके किसमें आते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया के अंतर्गत आते हैं। ये आपके प्लिंथ एरिया का जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया जो होता है वो आपका प्लिंथ एरिया का 10 से 15%, प्लिंथ एरिया का कितना, 10 से 15% लिया जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया कितना होता है, 10 से 15% होता है किसका, प्लिंथ एरिया का। समझ में आया ना हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। अब बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया का मतलब जो आपको वर्टिकली मूव करने के लिए, वर्टिकली आपके चलने फिरने के, मतलब जैसे आपकी लिफ्ट हो गई, जीना हो गया, फिर मान स्टेयर हो गया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है, आपकी स्टेयर हो गई, स्टेयर, आपका लिफ्ट कक्ष हो गया, ठीक है, लिफ्ट, और इनके एंट्रेंस हॉल, मतलब जो स्टेयर का एंट्रेंस हॉल है या लिफ्ट का एंट्रेंस हॉल है, ये सब आपके किसमें, वर्टिकल जो है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, ठीक है। इनका क्षेत्रफल जो होता है, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया का क्षेत्रफल, वो प्लिंथ एरिया का कितना, 4 से 5%, ठीक है, 4 से 5% लिया जाता है, ठीक है। सर्कुलेशन एरिया आपको समझ में आया। अब बात करते हैं आपका जो है कारपेट एरिया की, ठीक है। ये चीजें आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप रिवीजन कर पाएंगे। और ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, लगातार पूछी जा रही है। एस्टिमेटिंग जो है
एस्टिमेशन तो मतलब कह सकते हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। इरिगेशन लास्ट ईयर जो है काफी पूछा गया था, तो हमने पहले इरिगेशन पढ़ाया, उसके बाद कुछ है तो इस समय एस्टिमेट जो है एस्टिमेटिंग है, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़िए इसको। बात करते हैं कारपेट एरिया की। कारपेट एरिया, कारपेट एरिया को आप सीधा समझिए, घर का वह भाग जिस पर आप कारपेट बिछाते हैं, कालीन जिसको आप बोलते हैं, कालीन भाई मिर्जापुर, है ना। तो क्या करिए कि ऐसा एरिया जिसमें आप कारपेट बिछा सकते हैं, जिसको आप रेंट पर दे सकते हैं, रेंट पर दे सकते हैं। कुछ एरिया उसका होता है जो रेंट पर दे सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आपका बाथरूम हो गया, किचन हो गया, ये सब कारपेट एरिया में नहीं, क्योंकि उसमें आप कारपेट थोड़ी बिछाने जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एरिया मतलब एक नॉर्मली कह सकते हैं कि वह एरिया जो आप रेंट पे दे सकते हैं, लेकिन कुछ रेंटेबल एरिया का भी इसमें जो है नहीं कैलकुलेट किया जाता, ठीक है। तो यानी आपका जो है हो गया क्या कि कारपेट एरिया वह एरिया होता है जिस पर आप कारपेट बिछा सकते हैं, ठीक है। सीधा आपका जो है यही चीज आपको जो है रहने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जिसपे आप कारपेट बिछा सकते हैं, ठीक, उपयोगी जो आपके लिए होता है, ठीक। तो आपका क्या कहलाता है, कारपेट एरिया। इसको देखो, इसको लिखते तो हैं, देखिए इसका एक फॉर्मूला जो है आपको बता रहे हैं। कारपेट एरिया बराबर होता है, कारपेट एरिया जो आपका बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सर्कुलेशन एरिया, जिसे प्लिंथ एरिया आपका हो गया, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल माइनस सर्कुलेशन एरिया, मतलब फ्लोर एरिया आप कह सकते हैं ना इस दोनों टर्म को, फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। तो ये आपका क्या कारपेट एरिया निकल के आता है, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। ये चीजें अगर आपके ऑप्शन में दिखती है कि कारपेट एरिया बराबर फ्लोर एरिया माइनस सर्कुलेशन एरिया, तो आप सही इसी को लगाएंगे। लेकिन कुछ चीजें और होती हैं जो इसमें से माइनस की जाती हैं, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे कि कारपेट एरिया में आपका, ठीक है, कारपेट एरिया में आपका क्या क्या जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे फ्लोर हो गया आपका, फ्लोर एरिया, फर्श एरिया, किसके फर्श एरिया, किसका फर्श एरिया, किसका फर्श एरिया आप जोड़ेंगे, जो है रूम का फर्श एरिया आपका, ठीक है। जो रूम का फ्लोर एरिया होगा उसको आप ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। बरामदा हो गया आपका, जो आपके बरामदे होंगे उसके फर्श एरिया को आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अगला है आपका फिर देखिए ये आपके, तो ये चीजें तो ऐड होंगी, ठीक है। मान लीजिए, एक मिनट आपको बताते हैं हम कौन कौन सा जो सर्कुलेशन एरिया, कारपेट एरिया होता क्या है कि जिस पर आप कारपेट बिछा सकते हैं, ठीक है। तो आप बाथरूम में तो कारपेट बिछाने नहीं जाएंगे, किचन में आप बिछाने नहीं जाएंगे, ठीक है। जो है एंट्रेंस हॉल या लिफ्ट या जीना में आप बिछाने नहीं जाएंगे, तो वो चीजें इसमें इंक्लूड नहीं की जाती हैं, ठीक है। ये चीजें आप लिख लीजिएगा, जैसे बाथरूम हो गया, किचन हो गया, लिफ्ट वगैरह के जो कक्ष होते हैं, स्टेयर के कक्ष होते हैं, ठीक है, वो चीजें इसमें नहीं ऐड की जाएंगी, ठीक। और जो ऐड की जाएंगी वो क्या होंगी, रूम का एरिया, रूम का आपका, ठीक है, रूम के लिए जो आप यूज करते हैं, ठीक, मेनली आप रहने के लिए जितना भी यूज करते हैं वो आपका बरामदा हो गया आपका। तो ये चीजें आपके कारपेट एरिया में ऐड की जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो है, अगर आपका कोई कार्यालय भवन है, ठीक है, कार्यालय भवन है मतलब कार्यालय घर है, जिसे कोई हाँ ठीक है, कार्यालय भवन है या कार्यालय इमारत है आपका, कार्यालय इमारत का आप कारपेट एरिया कितना लेंगे, कार्यालय इमारत का कारपेट एरिया कितना लेंगे, तो ये होता है 60 से 75% ऑफ प्लिंथ एरिया, ठीक है। और आप जब आप डिजाइन करेंगे या घर की बिल्डिंग की डिजाइन करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि आपका एरिया आपको 75% मिले, ठीक है, कारपेट एरिया 75% मिले आपको, ठीक। अब बात करते हैं कि किसी निवास है, मान लीजिए आज जहां आपको रहना है, निवास इमारत की, इमारत का क्या हो जाएगा, निवास इमारत का कितना कारपेट एरिया कितना रखने की कोशिश करेंगे आप, 50 से 65% ऑफ प्लिंथ एरिया, ठीक है। और ये जब डिजाइन करेंगे आप तो कितना 65% रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कारपेट एरिया आपको समझ में आया, कुछ नहीं समझना है, ऐसा एरिया जिसमें आप कारपेट बिछा सकते हैं, ठीक है, किराए के लिए दे सकते हैं, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कारपेट एरिया कहलाएगा। उसमें से आप जैसे किराए के लिए जो आप देते हैं, अभी आपको बात करते हैं रेंटेबल एरिया की, तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक। तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई।
अगला आपका जो है, ठीक है, अगला इसमें आपका रेंटेबल एरिया, दो एरिया बचे हुए हैं। एक है आपका रेंटेबल एरिया, कवर्ड एरिया, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कवर्ड एरिया की। कवर्ड एरिया मतलब हुआ एरिया जो आपके रूफ के द्वारा कवर किया गया है, रूफ के द्वारा कवर किया गया, उसमें सारे कवर्ड एरिया आपके जो है कवर्ड एरिया में आता है। जैसे और इसमें जो है शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। कवर्ड एरिया का मतलब जैसे आपकी जो मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है उसके द्वारा जो आपके क्या कवर किए जाएंगे, आपका रूम कवर किया जाएगा, आपका बरामदा, आपका पोर्च, आपका क्या, आपका जो है लिफ्ट का कक्ष, आपका किचन का कक्ष या आपके बाथरूम का कक्ष, ये सब चीजें आपकी क्या कवर्ड एरिया में आएंगी। लेकिन जो शामिल नहीं किए जाते हैं, ठीक है, इसमें ये जानना जरूरी है, जो शामिल नहीं किए जाते, ठीक है। तो जो आपका चौकीदार का कक्ष होगा, ठीक है, घर के बाहर ही वो आपके मेन कक्ष से बाहर ही होता है, तो इसमें जो कवर्ड एरिया में आपके चौकीदार का कक्ष, चौकीदार का कक्ष और आपका पंप का कक्ष, पंप जहां पे आपके लगे होते हैं, ठीक है, जहां पे आपके पंप लगे होते हैं, चौकीदार का कक्ष हो गया, विद्युत की केबिन जो आपकी, ठीक है, विद्युत केबिन, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जो है शामिल नहीं की जाती, ठीक है। और क्या नहीं शामिल किया जाता है, जो रैंप होता है, ओपन स्टेयर, मतलब जिसके ऊपर छत नहीं होती है, देखे होंगे घर के बाहर से स्टेयर लगा दी जाती है, उन्हें ओपन स्टेयर कहते हैं, ठीक है। गेट हो गया आपका, जैसे घर की बाउंड्री कर दिया आप, घर की बाउंड्री कर दिए तो बाहर आप देखेंगे कि एक बड़ा सा गेट लगा देते हैं, तो उस गेट का जो है नहीं यूज किया जाएगा। जो आपके छज्जे होते हैं, छज्जे मतलब कह सकते हैं जो बाहर निकला हुआ क्या कैंटिलीवर, जो हम क्या बताए थे आपको, पोर्च जो बताए थे, जो छज्जे होते हैं जो बाहर निकले होते हैं, सनसेड वगैरह, वो चीज आपके इसमें नहीं यूज किए जाएंगे, ठीक है। थर्ड आपका क्या है इसमें, जैसे कुआं तालाब आपके क्या करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह आप बनाते हैं, ठीक है, वो चीजें स्विमिंग पूल वगैरह आप देखते हैं घर के बाहर बनाते हैं, वो चीजें इसमें नहीं ऐड की जाएंगी, ठीक है। जो है हाँ बस इतना आप समझिए, कवर्ड एरिया में ये चीजें आपकी इंक्लूड नहीं की जाएंगी, ठीक है। ये आपका कवर्ड एरिया हो गया। लास्ट आपका रेंटेबल एरिया, वह एरिया जो आप किराए के लिए देते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, रेंटेबल एरिया। देखिए हमने कहा था कारपेट एरिया वह एरिया है जो किराए के लिए आप देते हैं, लेकिन आप देखेंगे इसमें कुछ चीजें और भी होती हैं। चलिए बात करते हैं, अगला हमारा है रेंटेबल एरिया। रेंटेबल एरिया, रेंटेबल एरिया क्या होता है कि देखिए जो एरिया आप किराए पर दे सकते हैं, तो हमने बात की थी कारपेट एरिया की, ठीक है। कारपेट एरिया में कुछ एरिया और भी, जो कारपेट एरिया है उसे आप पूरा किराए पर देते हैं, लेकिन कुछ और कारपेट एरिया जो देते हैं वो रहने के लिए देते हैं किराए पर, ठीक है, उसमें आदमी रह सकता है, लेकिन कुछ चीजें और भी जो है वो इस्तेमाल करता है, तो वो चीजें इसमें जो है रेंटेबल एरिया में आ जाती हैं। जैसे आपका बाथरूम हो गया, बाथरूम भाई कोई आएगा तो बाथरूम तो यूज करेगा ही ना करेगा, तो ये आपका बाथरूम हो गया। आपकी जो है मतलब बाथरूम के किचन हो गए, स्टोर रूम हो गए, ठीक है, किचन प्लस स्टोर, ठीक है। तो ये चीजें जो आपका यूज करेगा जो, ठीक है, बाथरूम हो गया, किचन हो गया, स्टोर हो गया, पेंट्री हाउस जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये चीजें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा तो रेंटेबल आ जाएगा। कुछ चीजें और होती हैं, जो आपकी बालकनी होती हैं, बालकनी का क्या 50% एरिया आपका किसमें रेंटेबल एरिया में यूज किया जाता है, मतलब ऐड किया जाता है, ठीक है। खुले बरामदे जो होते हैं, खुले बरामदे, ठीक है, इसका 50% चीजें आपका क्या यूज किया जाता है किसमें, रेंटेबल एरिया में, ठीक है। तो ये आज हम जो है लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, यहीं पे रोक रहे हैं इसको, ठीक है। तो सारी एरिया को जो पढ़ लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। हर एग्जाम में हमने आपको प्लान्स पढ़ाए और एरिया पढ़ाया, ठीक है, दो चीज जो मेनली आपको पढ़ाया, आपको पर्पज ऑफ एस्टिमेट और एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की डेफिनेशन आपको समझाया। तो ये चीजें आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ एस्टिमेट की, अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।